गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सिविक्स का एक चैप्टर है वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार काम करता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस ज़रूरी होता है। चलिए, एंड प्रेसिडेंट का जो सिलेक्शन होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज कमेटी करती है। चलिए नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये हम लोग का जितना भी स्टेट है, सभी स्टेट्स में जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, सब जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स में जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं। याद रखिए, गवर्नर एक तरीके से ही इज़ वर्किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो प्रेसिडेंट साहब के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है, और उनका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट भी गवर्नर साहब ही करेंगे इन द स्टेट लेवल। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग सेंट्रल लेवल में देखेंगे तो वहाँ पर जस्ट जैसे प्रेसिडेंट साहब सेंट्रल लेवल में है तो गवर्नर साहब स्टेट लेवल में है। चलिए नेक्स्ट है द सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर द स्टेट लिस्ट, तो नेशनल डिफेंस ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंडर नहीं आता है, ये सेंट्रल लिस्ट के अंडर आता है। क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आता है वो ये है पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ये स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। क्योंकि हर स्टेट में हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट ये सारा चीज़ का मेंटेनेंस करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओडिशा लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1973, ये 1973 में लैंड अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। बेसिकली दिस गिव लैंड राइट्स टू द टेनेंट्स। टेनेंट्स क्या होता है? जो एक तरह से आप बोल सकते हो बंधुआ मजदूर बोल सकते हो, या फिर टेनेंट्स को हम लोग बोल सकते हैं जो लोग कंटिन्यूसली एक ही खेत में कंटिन्यूसली कई सालों से काम करते आ रहे। इनको हम लोग भूमिहीन किसान भी कहते हैं। कंटिन्यूसली जिस खेत में ज़मींदारों के अंडर में रह के काम करते आ रहे थे, उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया ये कानून के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत उनको वो वाला ज़मीन उनको दे दिया, ताकि इससे क्या होगा, वो ज़मीन उनकी होगी तो जो भी फसल उगेगा पूरा का पूरा उनका होगा और इससे उन लोगों का डेवलपमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इन द डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर इज़ द बॉडी दैट मेक्स लॉ। बिल्कुल सही है, क्योंकि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, एंड जो जुडिशरी है, जो थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, वो लॉ को देखने का काम करती है, इंटरप्रेट का काम करती है कि अगर लॉ को कुछ सालों तक वॉच करती है, अगर लगा समय समय के हिसाब से उस लॉ में चेंजेस लाती है। नेक्स्ट है द विधान परिषद इज़ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में कि हर एक स्टेट में दो टाइप का असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। सॉरी, हर स्टेट में ये दोनों नहीं होते। जिन जिन स्टेट्स में ये दोनों होते हैं उनको बाई कैमरल कहते हैं, और जिन स्टेट्स में एक ही होता है उसको यूनिकैमरल कहते हैं। जैसे हम लोग के झारखंड में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए हमारा झारखंड यूनिकैमरल है सबसे। और हम लोग के जो पास में पड़ोसी राज्य है बिहार है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो बिहार बाई कैमरल है। चलिए नेक्स्ट है द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होते हैं और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो वर्किंग हेड होते हैं। क्योंकि काम वर्किंग करने बेसिकली वर्क प्राइम मिनिस्टर करते हैं सेंट्रल लेवल में, और वर्किंग हेड होता है स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो रूल्स बनाए गए हैं ना कि राज्यों को कैसे चलाना है और सेंट्रल को कैसे चलाना है, वो इसी तरीके से बनाया गया है कि
चीफ मिनिस्टर वर्किंग हेड होंगे स्टेट में एंड प्रेसिडेंट वर्किंग हेड होंगे सेंट्रल लेवल में। इससे क्या होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्योंकि चीफ मिनिस्टर एमएलए के थ्रू आते हैं और एमएलए का इलेक्शन होता है। अगर कभी किसी तरीके से एमएलए का ग्रुप अगर अपना मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाया तो उस कंडीशन में मैंने वहाँ का सरकार भंग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो स्टेट पूरा गड़बड़ हो सकता है, उसमें अशांति आ सकती है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चलेगा। तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब है प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गवर्नर साहब उस स्टेट का सारा कामकाज को देखेंगे। ये ऐसा ही सिस्टम बनाया गया कि अगर वर्किंग गवर्नमेंट फेल हो जाए तो भी एक जन रहेगा कोई वहाँ पर मैंने देखभाल करने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर होते हैं। अगर वो किसी तरीके से उनके मेजॉरिटी फेल हो जाए तो वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं देखभाल करने के लिए। ये इस तरीके से ही हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन द स्टेट। बिल्कुल सही है। स्टेट के अंदर अगर देखा जाए तो शुरुआत करेंगे तो छोटे छोटे प्रोविंशियल कोर्ट होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है। अगर जो भी जजमेंट पास होता है लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट की ओर, अगर आपको संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप नीचे से ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट का भी संतुष्टि नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपने अप्लाई किया तो जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का होगा वो आपके लिए अंतिम और मान्य होगा। नेक्स्ट है, द गवर्नर इज़ एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही है। स्टेट लेवल में जो गवर्नमेंट होता है वो चीफ मिनिस्टर साहब उसके वर्किंग हेड होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर साहब होते हैं। स्टेट में जो भी काम होगा गवर्नर साहब को बताकर चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। जब भी होगा ये दोनों एक दूसरे का एडवाइस हमेशा लेते रहेंगे, क्योंकि कोई भी लॉ अगर स्टेट में बनेगा तो बिना गवर्नर के सिग्नेचर के वो लॉ बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब हर एक काम में गवर्नर साहब सुपरवाइज करने के लिए रहेंगे ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि द मेंबर ऑफ विधानसभा इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 3 years, नहीं, उनका जो टर्म होता है वो 5 years का होता है। नेक्स्ट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर आर आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये जो भी काम करते हैं इनके काम को लेजिस्लेचर में हमेशा क्वेश्चन किया जाता है, वो क्वेश्चन आवर के समय में, और इनको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंटिन्यू टू रिमेन इन पावर इवन आफ्टर द चीफ मिनिस्टर हैज़ रिजाइंड। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनने वाला चीफ मिनिस्टर ही होता है। ये जब भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है ये ऐसा ही होता है। हम लोग एमएलएस को वोट देकर चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में। ये असेंबली में जाकर ये अपना मेजॉरिटी बनाते हैं, और मेजॉरिटी के हिसाब से जो इनका मतलब मोर देन 50% इनको मेजॉरिटी के लिए वोट चाहिए होता है। तो जिनके पास 50% से ज़्यादा वोट होता है वो अपना लीडर चुनते हैं, और उस लीडर को एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहला काम होता है ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं अपने ही बीच से। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं या उनकी मेजॉरिटी कम हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली रिज़ाइन करना होता है उनको। सो इसका करेक्शन है नो, दे हैव टू रिज़ाइन इफ़ चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, ए बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट अनलेस साइंड बाय द गवर्नर। बिल्कुल सही है। जब तक गवर्नर साहब उस पर सिग्नेचर मुहर नहीं करेंगे तब तक वो लॉ या एक्ट नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ अमेंडमेंट तक ही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हाउ आर मेंबर्स ऑफ विधान परिषद इलेक्टेड। हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो भी स्टेट्स बाइकैमरल होते हैं उसमें विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको तो डायरेक्ट वोट के थ्रू चुनते हैं, जिनको हम लोग विधायक कहते हैं या एमएलए कहते हैं, उनको डायरेक्ट वोट देकर हम लोग चुनते हैं। लेकिन जो विधान परिषद के लोग होते हैं ना, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो ये कौन कौन होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ विधानसभा, लोकल बॉडीज़, हाई स्कूल टीचर्स एंड द ग्रेजुएट्स इन द स्टेट। एंड साथ ही साथ सब मेंबर्स आर नॉमिनेटेड ऑल्सो बाय द गवर्नर।
तो इनका जो सिलेक्शन होता है, हम लोग बोल सकते हैं इनका इलेक्शन नहीं होता, इनका सिलेक्शन होता है। तो ये जो लोग हैं, ये जो कमेटी है, ये जो ग्रुप है, ये लोग मिलके विधान परिषद के लोगों को, मेंबर को सेलेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल मीन। ये हम लोग बहुत पहले से भी क्लियर कर रहे हैं, चलिए फिर से करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर विच इज़ हैविंग ओनली वन हाउस इट इज़ कॉल्ड यूनिकैमरल, एग्जाम्पल झारखंड, एंड स्टेट लेजिस्लेचर विच इज़ हैविंग टू हाउसेस आर कॉल्ड बाईकैमरल, एग्जाम्पल बिहार। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के फंक्शंस क्या है, तो बेसिकली द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, इट सेटल डिस्प्यूट्स एंड पनिश द लॉ ब्रेकर्स। सीधी सी बात है, कोर्ट है तो कोर्ट का सबसे पहला काम होगा डिस्प्यूट्स को सेटल करना। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है हम लोग बोल सकते हैं मतभेद, लड़ाई झगड़ा, इनको सेटल करने का काम कोर्ट होता है। क्योंकि अगर मान लो मेरे को तुमसे प्रॉब्लम है तो हम तुम्हारे साथ डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर वो कानून टूटेगा, फिर दोनों या हम जेल में जाएंगे। अगर हमको तुमसे प्रॉब्लम है तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे, कोर्ट हमारे प्रॉब्लम को कानूनी रूप से सुलझाएगा और कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो हम दोनों के लिए मान्य होगा। तो नेक्स्ट है, और साथ ही साथ ये पनिशमेंट भी देता है, जो लोग कानून तोड़ते हैं, लॉ तोड़ते हैं, उनको पनिशमेंट भी देता है। नेक्स्ट है, नेम द बॉडी दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग इन 2015 एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये एक वर्ड आया है 2015 के बाद, इस वर्ड को यूज़ किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली डेवलप तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए नीति आयोग लाया गया। इसके पहले प्लानिंग कमीशन था जो हर 5 साल के बेसिस पर टारगेट करते हुए काम चलती थी, तो उसमें कुछ कमी आने लगी। क्यों कि मान लो मेरा गवर्नमेंट बना और हम 5 साल के लिए मैंने अपना एक प्लानिंग कमीशन के थ्रू बनाया प्लान, लेकिन पता चले मेरा गवर्नमेंट 5 साल नहीं चल पाया, 2 साल 3 साल 4 साल चल पाया, तो उस कंडीशन में तो मेरा सारा प्लान ख़राब हो गया और ऑटोमेटिकली वो प्लान पे हम काम भी नहीं कर पाए। तो इस कंडीशन में इसको बिल्कुल गवर्नमेंट से अलग रखा गया है, नीति आयोग बिल्कुल गवर्नमेंट से अलग रखा गया है, ताकि जो भी प्लानिंग होगा नीति आयोग अपने हिसाब से काम करेगा। ये एक अपना एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, ये हमेशा ये इंश्योर करता रहे कि डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली होना चाहिए, डेवलपमेंट घटना बढ़ना नहीं चाहिए, डेवलपमेंट स्लो प्रोसेस है बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ओडिशा लैंड रिफॉर्म एक्ट पास्ड। वाई वाज ओडिशा लैंड रिफॉर्म एक्ट पास्ड। तो रीज़न था, दिस एक्ट वाज पास्ड टू गिव लैंड राइट्स टू द टेनेंट्स। टेनेंट्स वैसे लोग होते हैं जो किसी के खेतों में काम करते हैं, ये वैसे एक मजदूर या किसान होते हैं जिनको हम लोग भूमिहीन भी बोलते हैं, और ये दूसरे के यहाँ काम करते हैं। तो और आज से नहीं, कई पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, जिन ज़मींदार के यहाँ काम करते थे, जिस ज़मीन पर ये लोग काम करते थे, ज़मींदार से वो ज़मीन लेकर इन लोगों में बांट दिया गया। इससे क्या होगा, अब पहले क्या होता था, दूसरे के यहाँ एज ए मज़दूर काम करते थे, उनको पेमेंट मिलता था या थोड़ा बहुत कुछ मिलता था, लेकिन जब से ज़मीन इनके नाम पे कर दिया गया, अब तो इनको किसी को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं, और अब ये आराम से उस ज़मीन का मालिकाना हक लेकर अब जो भी उगाएंगे, जो भी करेंगे, ये उनका होगा और इससे उनका डेवलपमेंट भी होगा। चलिए, एंड टू एनकरेज द प्रॉपर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। सीधी सी बात है, इसका सही रूप से उपयोग ज़मीन का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्स है, विधानसभा के ऊपर नोट्स है। तो विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। इट इज़ लोअर हाउस, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट इन असेंबली इलेक्शन। नेक्स्ट है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। ईच एमएलए रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। जाहिर सी बात है, हर एमएलए अपने क्षेत्र को बताता है, अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट है, द पार्टी which win the majority more than the half seat in the assembly, he forms the government and he is called as the ruling party and other members are forms the opposition. जाहिर सी बात है,
एंड इट इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years। थोड़ी देर पहले भी हम लोग इसी मैटर पर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हिज डिसीजन इज़ द फाइनल डिसीजन। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सिलेक्शन भी चीफ मिनिस्टर ही करते हैं, इसको हम लोग मंत्रिमंडल भी कहते हैं। ही एलोकेट पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर एंड आस्क देम टू रिज़ाइन इफ़ नीडेड। मतलब जो भी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब किसी को भी देंगे, अगर उनको लगेगा कि वो काम नहीं कर रहा है, सही ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जैसे एजुकेशन हम किसी को दिए, ट्रांसपोर्ट किसी को दिए, हेल्थ डिपार्टमेंट किसी को दिए, और पता चले जिसको हम डिपार्टमेंट देंगे वो उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कहलाएगा। अब वो एग्जीक्यूटिव हो गया, अब वो एमएलए, सिर्फ एमएलए नहीं रहे। पहले इलेक्शन के थ्रू आप चुन के हो तो आप एमएलए हो, बट जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने साहब ने आपको डिपार्टमेंट दिया तो अब आप एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, खेल मिनिस्टर स्पोर्ट मिनिस्टर हो गए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए। अब आपको उस डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट का काम करना है। अगर आपके काम से चीफ मिनिस्टर साहब को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो चीफ मिनिस्टर साहब आपसे वो डिपार्टमेंट छीन सकते हैं, और इससे क्या होगा, अब आप फिर से मिनिस्टर नहीं रहोगे, आप नॉर्मल एमएलए रहोगे। ऑल द पॉलिसी प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द काउंसिल आर मॉनिटर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। मतलब जो भी डिपार्टमेंट मिलता है उसका मॉनिटरिंग ये हमेशा करते रहते हैं। इफ़ द चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू रिज़ाइन टू। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ रखा है। एंड द चीफ मिनिस्टर इज़ द एडवाइज़र ऑफ द गवर्नर। बिल्कुल वो एडवाइज़र होते हैं और एडवाइस देते भी है, साथ ही साथ लेते भी है। ही हैज़ टू कन्वे ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। बिल्कुल सही है, चीफ मिनिस्टर साहब को सारा डिसीजन, सारा जो भी लेखा जोखा है, जो भी ये लोग काम करते हैं, ये गवर्नर साहब के पास रखना होता है ताकि सही डिसीजन लिया जा सके, लोगों के डेवलपमेंट में काम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द लॉज मेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ कैसे बनता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉज ऑन द इशू दैट आर ऑन द स्टेट लिस्ट। जाहिर सी बात है, जिस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसी स्टेट के इश्यूज़ के ऊपर लॉ बनेंगे। एंड टू मेक द लॉज असेंबली हैज़ टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। ये समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मिनिस्टर और एमएलए इंट्रोड्यूस अ बिल। अब यहाँ पर कोई भी एमएलए या कोई भी मिनिस्टर एक बिल को इंट्रोड्यूस करता है जो एक तरीके का ड्राफ्ट होता है, लिखा हुआ होता है, और ये किसी भी हाउस में, अगर स्टेट बाइकैमरल है तो दोनों में से किसी भी हाउस में बिल पेश किया जा सकता है। नाउ लेजिस्लेचर वेयर इट इज़ गो अंडर 3 रीडिंग। अब ये जैसे आप किसी भी हाउस में बिल पेश करते हो वो 3 रीडिंग से गुजरेगा। क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग में हियर एमएलए और मिनिस्टर एक्सप्लेन्स व्हाई द बिल हैज़ बिन इनिशिएटेड और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेक्स्ट सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, नाउ द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज। इफ डिसएग्रीमेंट अराइजेज द बिल इज रेफर्ड टू द कमिटी वेयर नेसेसरी चेंजेस आर मेड। पहला रीडिंग में लोगों के सामने रखा गया, पढ़ा गया, बताया गया कि क्यों ये बिल बना है। दूसरा रीडिंग में क्या होता है, वो क्लाउज बाय क्लाउज उस पर डिस्कशन होते हैं। अगर किसी से मतभेद हुआ तो वो फिर वापस चला जाएगा उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। अब चेंज लाकर ये माने किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो वो चेंज आ गया। अब चेंज आने के बाद थर्ड रीडिंग में क्या होता है, अब थर्ड रीडिंग में वोटिंग के लिए इसको रखा जाता है। अगर मेजॉरिटी मिल गया तो बिल पास हो गया, अगर मेजॉरिटी नहीं मिला तो बिल में फिर से, भाई मेजॉरिटी नहीं मिला तो उसको क्या कारण है वो स्टडी किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से फिर से चेंज लाया जाएगा, फिर उसको थर्ड रीडिंग के लिए लाया जाएगा। चलिए ये तो अब पास हो गया। नाउ द सेम प्रोसीजर इज़ फॉलोड इन द सेकेंड हाउस। अगर उस स्टेट में दोनों हाउस है तो दोनों हाउस में उसको बारी बारी से बिल पेश किया जाएगा एंड दोनों हाउस से उसको अप्रूवल मिलना चाहिए। जैसे ही दोनों हाउस से पास हो गया, फाइनली द बिल इज़ सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर। दोनों हाउस से पास होने के बाद गवर्नर साहब के पास जाता है। जैसे ही गवर्नर साहब उसको स्टडी करते हैं, अगर वो सिग्नेचर कर दिए तो वो पास हो गया, वो लॉ बन गया। अगर गवर्नर साहब किसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं तो अगेन ये पीछे अपने हाउस में वापस आता है एंड अगेन जो भी मॉडिफिकेशन चेंजेस करने होते हैं उसमें फिर से चेंजेस होते हैं, फिर ये वापस जाता है गवर्नर साहब के पास। वहाँ से सिग्नेचर होने के बाद ये फिर कानून में कन्वर्ट हो जाता है।
नाउ द गवर्नर कैन नॉट रिजेक्ट ए बिल but he can send back to the house of its origin with some suggestions for some change. मैंने अभी कहा ना, गवर्नर साहब रिजेक्ट नहीं कर सकते बट उसको कुछ चेंज के लिए पीछे ज़रूर भेज सकते हैं. तो ये स्टोरी था बेसिकली किस तरीके से कोई भी एक लॉ कैसे बनता है. तो ये क्लियर हो गया. चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि वाई डिड द गवर्नमेंट नीड टू अंडरटेक लैंड रिफॉर्म्स. ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि भाई ज़मीन लैंड रिफॉर्म कानून में इतना चेंजेस लाना क्यों ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा आज से पहले का 50-60 साल 70 साल पहले देखेंगे तो उस समय में क्या था, जो हम लोग का कंडीशन था, लोग ज़्यादातर ज़मींदारों के यहाँ माने काम करते थे, उनकी अपनी ज़मीन होती नहीं थी, बहुत ही गरीबी और भुखमरी वाला हालत होता था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़मींदारों से सारा ज़मीन लेकर जो किसान थे उसमें काम करते थे उनके नाम पे ज़मीन कर दिया, ताकि वो लोग फसल उगा सके, अपना घर चला सके और अपना डेवलपमेंट कर सके. और साथ ही साथ गवर्नमेंट यही सिर्फ ज़मीन नहीं दिया, लोगों को ज़मीन देने के साथ साथ उन्हें लोन दिया, बीज दिलवाई, माने बहुत ही कम रेट पे लोन देने का व्यवस्था किया, बहुत ही कम रेट पर बीज देने का व्यवस्था किया, बहुत ही कम रेट पर फर्टिलाइजर्स देने का व्यवस्था किया, साथ ही साथ बहुत ही कम रेट पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ में होने वाले मशीन्स जो डीप बोरिंग वगैरह होते हैं उसका व्यवस्था किया, कैनाल्स का व्यवस्था किया, ताकि किसान अच्छे से खेती कर सके और अपना डेवलपमेंट कर सके. चूँकि हमारा जो देश है, हम लोग कृषि प्रधान देश है, हम लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारा देश का बेस किसान है. अगर इनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो पूरा देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल्स बनते हैं जो फैक्ट्री में जाते हैं फिनिश्ड गुड्स में बनने के लिए. सो बेस इज द एग्रीकल्चर, वी हैव टू डेवलप द एग्रीकल्चर. चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सेम चीज़ सुनते हैं, समझते हैं. इट इज़ द स्टेप टू चेंज द पैटर्न ऑफ द ओनरशिप. यहाँ पर सिंगल ओनरशिप था, उसकी मर्जी चलती थी ज़मींदार की, लैंड ओनर की. अब क्या हो गया, किसान ज़मीन के मालिक बन गए, अब उनका डेवलपमेंट होना पक्का है. नाउ एक्सेस ऑफ लैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच फैमिली वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी. मतलब यहाँ पर ये भी नहीं देखना है कि मान लो किसी एक किसान है, उसके घर में बहुत कम मेंबर्स है तो उनको बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं देना है, उसको उतना ही ज़मीन देना है जितना से उसका काम चल जाए. बाकी बचा हुआ ज़मीन फिर किसी और को देना है जिसको वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नीडी पर्सन को चीज़ मिलना चाहिए, ये सरकार का माने मोटो होता है, एम यही होता है. नेक्स्ट है इट ऑल्सो प्रोवाइड लैंड टू द लैंडलेस, ताकि उसको लैंड मिलेगा तो काम करेगा तो डेवलपमेंट होगा. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया होगा. इसको ज़रूर स्टडी करना 1 और 2 टाइम. अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मेरे से कॉल करके या हमको व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो. थैंक यू बच्चे लोग. जय हिंद.